RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना चला हुआ है, जिसमें हमने थ्योरी के पश्चात आपको न्यूमेरिकल की एक वीडियो प्रस्तुत कर दी है। आज की वीडियो में हम आपके सामने आगे के कुछ न्यूमेरिकल प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो बचेंगे फिर उनको हम आगे क्रमानुसार इसी प्रकार से अनेक वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 में आपको कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, कुछ तत्व दिए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 6C13, 8O16, 12Mg 24, 26Fe 56 और 38 स्ट्रोंशियम 88। इन सभी तत्वों में आपको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। मैं इसमें आपको कुछ अतिरिक्त भी बताने जा रहा हूं, तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3 में आपको जो पूछा गया है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें आपको 5 तत्व दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपको कोई से 2 या 3 करके दिखाऊंगा, बाकी 2 आपको करने हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया है 6C12 यानी कार्बन दिया हुआ है। अब एक संकेत देखते ही हमें क्या क्या जानकारी हो जानी चाहिए। किसी भी तत्व को जब लिखते हैं तो नीचे उसका परमाणु क्रमांक, ऊपर उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ इस तत्व को देखने से हमें पता चल गया कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु भार 12 है। तो यहाँ पर ये तो 2 संख्याएं दी गई हैं, इनको Z और A से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि सबको ज्ञात करना है। तो जितना Z होता है उतने ही होते हैं प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो A-Z के बराबर होती है। A हमारा है 12, Z है हमारा 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई हमारी 6। तो इस प्रकार से हम एक प्रतीक या एक संकेत मिला होने पर अनेक बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये मैं कुछ अतिरिक्त बता रहा हूं आपको, जो आगे किसी क्वेश्चन में आएगा जरूर। यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विन्यास अलग अलग कक्षाओं में उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बोरबरी के अनुसार तो 2 और 4, लेकिन आहबाउ के अनुसार अगर लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p2। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसी के साथ साथ आपको एक परमाणु आरेख बनाना आ सकता है कभी, कि परमाणु आरेख बनाइए। तो कार्बन का अगर हम परमाणु आरेख बनाते हैं तो सबसे पहले नाभिक में जितने न्यूट्रॉन हैं उनको लिख दीजिए, फिर जितने प्रोटॉन हैं उनको लिख दीजिए और ये बना दीजिए नाभिक। अब पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये 2, तो पहली कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो दूसरी कक्षा में आप 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ये हो गया परमाणु आरेख कार्बन का। तो इस प्रकार से आप इन आरेख को बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें एक दिया हुआ है 8O16 यानी ऑक्सीजन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12Mg24। देखिए यहाँ फर्क बताऊंगा, ये आपके जो नीचे की ओर लिखे होते हैं वो परमाणु क्रमांक, ऊपर की ओर चाहे वो बाईं ओर लिख रहे हो चाहे दाईं ओर लिखे हुए हो ये परमाणु भार ही होते हैं। इसके बाद एक और दिया हुआ है 26Fe56 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपको 38 स्ट्रोंशियम 88। ये आपके 4 तत्व और दिए हुए हैं। इनमें हम पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या, प्रोटॉन वगैरह सब उसमें ज्ञात करके देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है 26Fe56। तो यहां अगर हम एलिमेंट को लिख लें, नीचे Z लिखा रहता है, ऊपर A लिखा रहता है, तो इस Fe का परमाणु क्रमांक हमारा Z इक्वल टू हो गया 26 और परमाणु भार यानी A इक्वल टू हो गया हमारा 56। अब यहां से हम देखिए क्या क्या फिर से निकाल सकते हैं। Z इक्वल टू 26 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 26 होगी। जब प्रोटॉन 26 हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 26 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो A-Z के बराबर हो जाएगी। A हमारा है 56, Z हमारा है 26, तो ये हो जाएंगे आपके
30 न्यूट्रॉन। अब इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों का लिखा जाएगा 26 का, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 8, उसके बाद 14 और फिर 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बोरबरी के अनुसार, आप बाउ के अनुसार करके देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आरेख है वो आरेख बनाकर देख लीजिए भाई। आपके 30 न्यूट्रॉन हैं, 26 प्रोटॉन हैं, तो 26 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन इस प्रकार से बना दीजिए। इसमें 4 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में हो जाएंगे आपके 14 और चौथी कक्षा में हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप इनमें इलेक्ट्रॉनों को भी भर सकते हैं। जैसे लास्ट वाली में आपके 2 हैं, पहली कक्षा में आपके 2 हैं, दूसरी में आपके 8 हैं, तो इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो। आप इस तीसरी में 14 इलेक्ट्रॉनों को स्वयं भर के देख लेना। अब बाकी बचे हुए आपके जो ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, इन तीनों को आप लोग स्वयं करके देख लेना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। अगर अब हम चौथे प्रश्न को देखें तो 2.4 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए। पूर्ण प्रतीक से तात्पर्य उसका संकेत, उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि से ही है। जिसमें सबसे पहले आपका दिया है Z = 17 और A = 35, दूसरे में आपका दिया है Z = 92, A = 233 और तीसरे में आपका Z = 4 और A = 9 दिया हुआ है। अब आपको इन प्रश्नों में दिए गए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के आधार पर तत्वों की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं वो पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको कहा गया है कि यदि Z = 17 और A = 35 हो तो इस तत्व को पहचानिए। देखिए, कभी भी किसी भी तत्व को पहचाना जाता है तो उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा पहचाना जाता है। तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसका मूल गुण होता है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में। तो परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है? जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था, आपके सामने एक 8A के नाम से वीडियो प्रस्तुत की थी जिसमें हमने कुछ तत्वों के मुख्य तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक आदि आपके सामने प्रस्तुत किए थे। तो वहां पर अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 17 का तत्व होता है आपका क्लोरीन। तो 17 और 35 इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा तत्व पूछा है आपको 92-235 के रूप में। तो 92-235 मैंने आपको लिखा रखा है, बताया है, ये यूरेनियम परमाणु होता है। इसी प्रकार से एक आपसे पूछा गया है 4 और 9 के लिए। 4 और 9 होता है बेरिलियम का। तो आप इस प्रकार से इन तत्वों को याद कर सकते हो। पहले 30 तत्व तो आपके याद होने ही चाहिए कम से कम। बाकी आपको कुल जो तत्व प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग 50 के करीब हैं। तो आप ऐसा कीजिए, रोजाना 5 तत्वों को याद कीजिए और इस प्रकार से जब रोजाना 5 तत्वों को याद करेंगे तो आपके याद हो ही जाएंगे। हाँ, एक तरीका और है, आप 5 तत्व याद करते हो, अगले दिन जो अगले 5 तत्व याद करोगे उनको तो याद किया ही, लेकिन पिछले 5 तत्व रिपीट भी कर लें। तो इस प्रकार से आपके कुछ समय के पश्चात ये याद हो ही जाएंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है यानी लैम्डा 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको संकेत दिए गए हैं पहले आप उनको लिख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले दी हुई है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 580 nm नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो हमने इस तरंगदैर्ध्य को नैनोमीटर को मीटर में परिवर्तित कर लिया। अब इसकी हमें ज्ञात करनी है आवृत्ति। आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं हम न्यू से। आवृत्ति ज्ञात करनी है और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल पूरे करते हैं तो उसके मात्रक जरूर लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में एक ज्ञात करनी है आपको तरंग संख्या। तरंग संख्या को जो प्रदर्शित करते हैं वो न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं।
अब आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताया था, C इक्वल टू एन लैम्डा, जहां C प्रकाश का वेग, n आवर्ती, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। तो यहाँ आपको आवृत्ति तो ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्य आपको दी हुई है C, प्रकाश का वेग वो लिख लीजिए, वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 गुणा 10⁸ बराबर n की जगह n, लैम्डा की जगह रख देंगे 580 गुणा 10⁻⁻9, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 10⁸ अपॉन ये हो जाएगा 580 गुणा 10⁻⁻9 के बराबर। अब यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 5.17 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर। स्पेशली आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो या प्रति सेकंड भी इसका मात्रक लिख सकते हो। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। आप एक बार इस कैलकुलेशन को मोबाइल पर कैलकुलेटर पर करके जरूर देख लेना। ये कैलकुलेटर का यूज केवल आपका यहाँ होता है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस को ऐसा बनाइए कि आप आसानी से जल्द इन भाग को करना सीख जाएं। ये प्रैक्टिस से ही काम बनेगा आपका, वैसे और कोई इसके लिए दवाई नहीं बनी होता। अब इसके लिए आपको तरंग संख्या यानी न्यू बार ज्ञात करनी है, जो कि 1/λ के इक्वल होता है। और 1/λ का जैसे मान लैम्डा का 580 गुणा 10⁻⁻9 रखेंगे तो ये 1/λ आपका आ जाएगा 1.72 गुणा 10⁻6 प्रति मीटर। तो इस प्रकार से आप इस कैलकुलेशन को भी करके देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2.6 में कहा गया है कि प्रत्येक ऐसे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसमें नंबर 1 में जो 3 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो, यानी उस फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है जिसकी आवृत्ति 3 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज हो। और सेकंड में कहा गया है जिसकी तरंग दैर्ध्य है 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। तो आइए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है एक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ई आपको ज्ञात करनी है, जबकि इस क्वेश्चन में आपको आवृत्ति यानी न्यू दिया हुआ है 3 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर। अब इस आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। अब आप लोगों को एक सूत्र बताया गया था E इक्वल टू एच न्यू, जो कि प्लांक का सूत्र था। h का मान आपको नहीं दिया हुआ है तो वो आपको याद भी करना पड़ेगा। h का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, यहाँ पे हो जाएगा 6.6 गुणा 10⁻34 गुणा न्यू का मान हो जाएगा 3 गुणा 10⁻15। अब आप इनकी कैलकुलेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 1.988 गुणा 10⁻18 जूल के बराबर। जूल जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको आप लगभग 2 गुणा 10⁻18 जूल भी लिख सकते हैं। 1.988 को हमने लगभग 2 के बराबर लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार से अगर हम छठे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में आपको तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू दी है 0.50 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर फिर सूत्र लगा दीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। h का मान 6.6 गुणा 10⁻34, c का मान होता है 3 गुणा 10⁸। ये दोनों मान आपके नियत होते हैं तो दोनों को आप याद कर लेना। एक प्लांक नियतांक है, एक प्रकाश का वेग है। लैम्डा की वैल्यू दी है 0.5 गुणा 10⁻10 के बराबर। अब जैसे इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.98 गुणा 10⁻15 जूल। तो इस प्रकार से आपका ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 अध्याय 2 परमाणु संरचना की एनसीईआरटी बुक के अभ्यास में जो प्रश्न है आपके 6 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब यहाँ से आगे के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।